नाम नेहा है। मैं एक हाई क्लास फैमिली में रहने वाली एक आम सी लड़की हूँ, जिसका दिल दौलत शोहरत होते हुए भी एक आम सा दिल है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो दूसरों को जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। यह कहानी मेरे घर की नौकरानी की है, जो मेरे घर में काम करती थी। हमारे घर की 16 साल की उम्र की नौकरानी हर एक साल बाद बच्चे को जन्म देती थी, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वह तो अभी तक कुंवारी थी। जब मेरी माँ उससे पूछती थी कि बताओ यह पाप किसने किया है और यह पाप किसके नाम का है, वह नौकरानी रोते हुए मेरे पिता पर इल्ज़ाम लगाती थी। और जब पिताजी से मेरी माँ पूछती तो पिताजी कहते यह सब झूठ है, और इस नौकरानी को बहुत डांट भी लगाते थे कि तुम किसी का गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। तब नौकरानी कहती, साहब जी सच कह रहे हैं, मैंने उन पर इल्ज़ाम ही लगाया था। इस बार हमारी नौकरानी फिर से गर्भवती हुई तो मेरी माँ ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि वह फिर से मेरे पिताजी पर इल्ज़ाम लगाने वाली थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ उस नौकरानी के घर चली गई, मगर उस नौकरानी की हालत देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वह तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं उसको अपने साथ अस्पताल ले गई, मगर उस वक्त मेरी रूह कांप गई जिस वक्त डॉक्टर ने पुलिस को बुलवाया। मेरा नाम नेहा है। मैं आज जब कॉलेज से घर आई तो हमारी नौकरानी, जिसका नाम सुनीता था, सुनीता की चीखें सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि मेरी माँ उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए उसे अपने हाथों से संभाल लिया था। किसी मजलूम पर ऐसे कैसे जुल्म कर सकती है? ये कौन सी गैरत है और कहाँ का इंसाफ है? मैंने अपने माँ को घूरते हुए सवाल कर डाले। वह चीखने चिल्लाने लगी कि बस अब बहुत हो गया। मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही अपने घर में और दिन रख सकती हूँ, क्योंकि इसने आज तो हद ही कर दी है। इसमें हमारे घर की इज्जत घाट में मिलाने का सोच लिया है। कमबख्त, ये तो बिल्कुल भूल बैठी है। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करने चली है। निकल जा यहाँ से, इस घर से और हमारी जिंदगियों से भी। माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने कहा, माँ आखिर इस बेचारी का क्या कसूर है? मैंने माँ से सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा तो कहने लगी, बेटा तू नहीं जानती इन लोगों को कैसे कैसे खेल खेल कर हम अमीरों को सर अपना बोझ डाल देते हैं, और बस इससे आगे मैं तुझे नहीं बता सकती। मैं नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं सोच रही थी आखिर इस लड़की की क्या गुनाह था। मैं बिल्कुल ही बेखबर थी। मैं चुप होकर माँ की और बाकी नौकरों की बातें सुनने की कोशिश की, मगर वह किसी बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। आखिर बात क्या थी? इस वक्त भी माँ मुझे उस बात का भनक तक लगने नहीं देती थी, और आज भी माँ का बर्ताव वही है। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। वह मासूम लड़की सुनीता ऐसा भी क्या कर सकती है? मुझे अपने घर की और बाकी नौकरानियों से पूछताछ करनी होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए ताकि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं, क्योंकि वह गरीब अपनी माँ की जगह इस घर में बचपन से ही काम करती है। मैं अगले ही दिन जब एक नौकरानी मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे कहा, सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वह नौकरानी कहने लगी, जी छोटी मालकिन कहिए, क्या बात है? मैंने कहा, तुम तो अच्छे से जानती हो मैं अपने माँ जैसे खड़ूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तुम यह बताओ कि सुनीता को इस घर से क्यों निकाला गया है? नौकरानी मेरी बातें सुनकर घबराते हुए मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी और नौकरानी कहने लगी, छोटी मालकिन, सुनीता ने पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है
और अब वो फिर से वह गर्भवती है, जबकि वह कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। क्या उसकी उम्र तो बहुत कम है। वह बहुत छोटी है, नाबालिग लड़की है और मालकिन वह घर के ही किसी नौकर के साथ मुंह काला करवा कर आई है। उसकी बात पर तो मैं चौंक गई और मेरा मुंह खुला के खुला ही रह गया था। मैंने उसे कहा कि तुम जाओ और किसी से भी इसके बारे में मत बताना कि मैं तुमसे सुनीता के बारे में पूछा था। वह नौकरानी तो वहाँ से चली गई थी, मगर मैं बेहद बेचैन होने लगी थी। यह सब कैसे हो सकता था? हालांकि मेरी उम्र और उस लड़की के उम्र में 4 साल का अंतर था। वह मुझे दीदी कहकर पुकारती थी। खैर, माँ की डर की वजह से मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया हुआ था। उन दिनों कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लड़के के साथ दोस्ती हो गया था, जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़का था। वह हमेशा से दुनिया में होने वाले जुल्म और सितम ज़्यादतियों के खिलाफ था। वह जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता था। तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी सोच रखते हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई। एक दिन जब मैंने उसे न्यूज़ पर देखा तो मैं उसे देखकर चौंक पड़ी कि यह तो वही लड़का राजेश है। अगली सुबह कॉलेज में मैंने उसे पूछा कि क्या बात है, तुम अब न्यूज़ चैनल पर भी आने लगे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। राजेश मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगा। मुझे बताने लगा कि असल में वह चैनल उसके मामा का है और पहले भी उस चैनल पर वह प्रोग्राम करता रहा है। राजेश ज़्यादातर औरतों के साथ हुए जुल्म पर बात किया करता था, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन राजेश का उन जुल्मों सितम के खिलाफ हुए वाक़यात से वास्ता जो पढ़ता रहता था। मैं एक दिन कॉलेज से वापस लौट रही थी। अचानक मुझे सुनीता नज़र आई। मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ देर उससे बात तो कर लूँ। काफ़ी वक्त बीत गया। मैंने तो उसे पलट कर देखा भी नहीं। उसके और मेरे दरमियाँ बहुत अच्छे लम्हात जो गुजरे हुए थे। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। उसको नहीं पता था कि उसके पीछे मैं हूँ। सुनीता अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे बड़ी हैरत हुई। उस बेचारी का घर तो इतना छोटा था कि 2 चारपाई और ज़रूरत के मुताबिक कुछ थोड़े से बर्तन और कपड़े भी एक तरफ कोने में पोटली में बंधे हुए पड़े थे। लोग कैसे कैसे ज़िंदगी का गुजारा करते होंगे। इतनी गर्मी और ऊपर से रेंगता हुआ पंखा जो धीरे धीरे चल रहा था। सामने जो ही मेरी नज़र उस चारपाई पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। शायद वो उसकी बूढ़ी माँ थी जो लगातार खांसे जा रही थी। जरा देर भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था और सुनीता उनकी खिदमत में लगी हुई थी। कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी उनकी कमर सहलाती हुई नज़र आती थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जो कुछ मैं आज देख रही थी वही सच था। कुछ दिन घर में हुआ वह सच था, क्योंकि उस दिन का मंजर तो कुछ और ही साबित कर रहा था। मगर यहाँ तो उस बेचारी के हालात देखकर कुछ और ही सामने आ रहा था। जैसे ही मेरी नज़र सुनीता की पेट पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। मेरी तो आंखों में नमी आने लगी थी। वो तो मैं गर्भवती थी। जब मैंने सुनीता को आवाज़ दी तो उसने घबरा कर पीछे देखा और बोली, दीदी आप यहाँ मेरे घर में? मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं नहीं यहाँ नहीं आ सकती? जब वह बोली नहीं नहीं आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? फिर सुनीता मेरी हाथ पकड़कर अंदर ले गई और हाथ से मुझे पंखा झेलने लगी। कहने लगी कि दीदी इतनी गर्मी में आप यहाँ क्यों चली आई है? मुझे तो लगा आप भी मालकिन की तरह मुझे कसूरवार समझती होंगी। क्या आपको लगता है मैंने उस घर के नौकर के साथ? मैं हैरानगी से उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर यह क्या है?
वह हंस पड़ी और बोली, हाँ यह सच है, मैं इससे पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। मैं तो चौंक ही पड़ी थी। ये 16 साल की कुंवारी लड़की किस चक्कर में पड़ गई थी। सुनीता कहने लगी, आप एक बार मेरी माँ की उस हालात पर नज़र मारिए। क्या आपको नहीं लगता कि मैं बहुत मजबूर भी हो सकती हूँ? मैं फिर से हैरत ज़्यादा थी। उसकी आधी अधूरी बातें, ना जाने वो मुझे किस बात का इशारा देना चाह रही थी। मैंने कहा, मैं सुनी हूँ तुमने घर के ही किसी नौकर के साथ ये गुनाह किया है। आंखों में हजारों सवालात थे। वह मेरी बात सुनकर बोली, हाँ, हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं। हमें तो आदत है जुल्म सहने की, मगर सच्चाई आप जैसे लोग सह नहीं सकते। मुझे तो लगा था आप मेरे दुख में शामिल होने आई है। आपके दिल में भी वही सब कुछ है। आखिर आप भी तो उन्हीं अमीरों का खून है। मैंने उसे रोते हुए देखा तो कहा, सुनीता, बात यह नहीं है। मैं यहाँ इस इरादे से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ कि तुम पर इल्ज़ाम लगाऊँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती और ना ही तुम्हें दुख पहुँचाने यहाँ आई हूँ। इसकी हकीकत मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। सुनीता ने कहा, आप जानना चाहती हैं ना, तो आप सब्र करिए। वक्त और हालात आपको सारी सच्चाई बता देंगे। अभी यह सही वक्त नहीं है, क्योंकि हकीकत जानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे, मैं हरगिज़ यह बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। आप तो जानती है हमारी दोस्ती मालिक और मालकिन को बिल्कुल पसंद नहीं है। वह शुरू से ही आपको और मुझे दूर करना चाहते थे, मगर कुदरत ने हमारा साथ, हमारी दोस्ती इस वजह से रखी होंगे। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी आधी अधूरी बातें मुझे बहुत परेशानी में डाल रही थी। मैं जब चुपचाप खामोशी से जाने लगी थी कि अचानक मुझे पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। मैंने पलट कर पीछे देखा तो मैं चीख पड़ी। सुनीता एकदम चक्कर खाकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी थी। वह दर्द से चिल्ला रही थी और फिर वह बेहोश हो गई। मैं भागकर उसके पास गई। सुनीता, अपनी आंखें खोलो। मैं उसे पुकार रही थी, मगर उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। वह बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। उसकी बूढ़ी और बीमार माँ सोई थी। मैं सुनीता को अस्पताल लेकर गई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर यह बात मेरी माँ तक पहुँच गई कि मैं यहाँ आई थी, तो वह मुझे जान से ही मार देगी। तब अचानक मुझे राजेश का ख्याल आया। वही मेरा दोस्त था जो इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकता था। मैंने उसे कॉल मिलाया और अस्पताल का पता बताया, जहाँ मैं सुनीता को ले जा रही थी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुँची, उधर से राजेश भी आ गया। तब जाकर थोड़ा सा मुझे सुकून आया था। अब मैं अकेली नहीं थी। राजेश घबराते हुए पूछने लगा, क्या बात है यूँ अचानक, वह भी इस अस्पताल में? सब ठीक है ना? मैंने उसे आधी बात बता दी थी कि मेरी एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, इसलिए उसे यहाँ मुझे लाना पड़ गया। तुम इस वक्त सब संभाल लो, बाकी मैं तुम्हें बाद में शुरू से आखिर तक पूरी कहानी बता दूंगी। हम दोनों ही एक डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर सभी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि सुनीता की हालत बहुत ही नाजुक है और कोई डॉक्टर भी उसका केस लेने का तैयार नहीं था। राजेश ने फ़ौरन वहाँ मौजूद अपने जान पहचान डॉक्टर को देखा तो हमें कुछ तसल्ली हुई और उसने फ़ौरन बड़े डॉक्टर से बात की। उसने बहुत मुश्किल से यह केस लिया था। हमें डॉक्टर ने यही बताया कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, हमें पूरा नहीं, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और राजेश तो डरने लगे थे। मैंने डरते हुए कहा, आप कैसे भी करके इस वक्त यह ऑपरेशन कर दीजिए। वह कहने लगे, इस लड़की का पति कहाँ है जो कि इन पेपर्स पर साइन करेगा? मैं तो फिर चौंक पड़ी थी। अब इस बच्चे का बाप कहाँ से लाऊं? मगर उस वक्त राजेश ने
बिना सोचे समझे ही पेपर्स पर साइन कर दिए थे। हम दोनों के पास उस वक्त और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हमें उस वक्त सिर्फ सुनीता की जान बचानी थी। सुनीता ने पहले भी ऑपरेशन से 2 बच्चों को जन्म दिया हुआ था और इस बार भी सुनीता ने अपने जान पर खेलकर 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मगर सुनीता की हालत बहुत ही नाजुक थी। वह बेचारी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। इस दौरान मैंने राजेश को सारी बात बता दी। सालों पहले उस लड़की की माँ हमारे घर में नौकरी करती थी और फिर वह बीमार रहने लगी। तभी वह अपनी बेटी सुनीता को काम के लिए घर ले आई थी। माँ और पिताजी भी उस पर तरस खाकर उसको पैसे दे दिया करते थे। दिन यूं ही गुजरते चले गए। मेरी और सुनीता की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों साथी मिलकर हंसी खुशी रहते थे और मैं रात को कभी कभी उसे अपने घर पर ही रोक लिया करती थी। उसकी मासूम बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और फिर वह 16 साल की हुई और मैं 19 साल की हो गई थी। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। सुनीता से मेरी मुलाकात बहुत कम हो रही थी। अचानक उन्हीं दिनों मेरी माँ की रवैया सुनीता से बदल गया था। अब वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी मौजूदगी घर में बर्दाश्त करती थी। मगर अपनी माँ की बीमारी के बाद सुनीता उनकी जगह हमारे घर में ही काम करती थी, क्योंकि पिताजी ने उसे इजाज़त दे दी थी। माँ खामोश थी, मगर वह मुझे भी बार बार सुनीता से दूरी बनाकर रखने को बोलती थी। और फिर सुनीता ने कुछ ऐसे हादसा किया कि सब कुछ बदल गया। वह बिना पति के ही गर्भवती हो गई थी। बद किरदार कहा और घर से निकालने लगी थी। मगर फिर सुनीता की माफ़ी मांगने पर माँ ने उसे दोबारा काम पर रख लिया था। माँ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। माँ का रवैया सुनीता के साथ बहुत बुरा हो गया था। मगर फिर से 1 साल बाद जब सुनीता को धक्के मारकर माँ ने घर से निकाला था, तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। मगर हैरत की बात थी कि माँ ने पहले की तरह इस बार भी मुझे इस मामले से बिल्कुल अनजान रखा। पिताजी उन दिनों शहर से बाहर गए हुए थे, वरना होते तो कभी भी सुनीता पर यह जुल्म नहीं होने देते। इतनी देर में डॉक्टर आ गई। कहने लगी कि सुनीता को होश आ गया है। वह सबसे पहले किसी नेहा से मिलना चाहती है। मैं सुनीता से मिलने अंदर चली गई थी। आते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह लड़की सुनीता, जिसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी और उसकी हालत बिगड़ते ही जा रही थी, उसे देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया था। वह शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। वह बस कुछ ही देर की मेहमान थी। मुझे तो डर लगने लगा कि अब ना जाने क्या होने को है। वह मुझसे बस इतना ही कह पाई थी कि बच्चों की हिफाजत करना। वह कौन था जिसने सुनीता की ज़्यादती की थी और इतनी कम उम्र में उसे इस हालात तक पहुंचाया? इन सब का जिम्मेदार कौन था? उन आखिरी लम्हात में मेरे और सुनीता के बीच जो कुछ बातचीत हुई, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे सब समझ में आ गया था। बचपन से ही सुनीता के साथ मेरे घर में जो कुछ होता आया, उसके पीछे क्या वजह थी। मैं सुनीता को तसल्ली देने लगी थी। आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने कहा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और यह बताओ, वो तुम्हारे पहले वाले जुड़वा बच्चे कहाँ हैं? जल्दी बताओ। सुनीता ने मुझे उस वक्त जो कुछ बताया, मैं तो यह सब कुछ सुनकर सदमे में आ गई थी। आंखों में आंसू थे और मेरा दिल चाह रहा था ज़मीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। फिर कुछ ही देर में सुनीता की आंखें बंद होने लगी थी। माँ पूरी तरह सांस ले रही थी और देखते ही देखते हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई थी। मैं चीखती ही रह गई थी। सभी डॉक्टर भागे चले आए थे। अब सुनीता का मुंह एक सफ़ेद कपड़ा से बांध दिया गया था। मैंने और राजेश ने जैसे तैसे करके सुनीता के क्रियाक्रम का
बंदोबस्त कराया। और जब उसकी माँ को सुनीता के मौत के बारे में पता चला तो वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। यह खबर सुनते ही वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। राजेश और मैं उन माँ बेटी का क्रियाक्रम किया। सुनीता की वह बातें मुझ पर कयामत ढा रही थी। राजेश को सारी बात डिटेल से बता दी थी। अब वही एक ऐसा इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था। मैं और राजेश मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाया और मीडिया में यह खबर आम कर दी कि हमारे शहर में 16 साल की नौकरानी के साथ होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज़ हम सबको मिलकर उठानी पड़ेगी, ताकि कभी भी किसी कम उम्र गरीब औरत के साथ यह जुल्म ना हो सके जो सालों से होते आ रहे हैं। हम इस नौकरानी के गुनहगार को जल्द ही सख्त से सख्त सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे और उसकी दास्तां हम सरेआम करके दिखा देंगे। और फिर देखते ही देखते सब कुछ मीडिया पर जल्दी से फैल गया था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो सबसे पहले मुझे खबर मिली कि पिताजी घर आ गए हैं। अगर दूसरी तरफ मुझे खुशी की जगह अपने दोस्त के जाने का गम लगा हुआ था। मैंने सबसे पहले पिताजी के कमरे में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की। मैंने आज फिर माँ को और पिताजी को झगड़ते हुए देखा था। जब माँ ने मीडिया का नाम लिया तो पिताजी ने उन पर बहुत ही गुस्सा किया। आखिर वह दोनों किस बात को लेकर बहस कर रहे थे। मुझे देखते ही माँ और पिताजी खामोश हो गए थे और मुझे पिताजी ने गले से लगाए और खूब प्यार किया। मैंने दूसरे ही दिन राजेश को फ़ोन किया और सबसे पहले मैं अपनी बुआ के घर चली गई थी। वहाँ जाते ही मैंने अपने बुआ की बहू से मिलने की कोशिश की तो सभी हैरान हो गए कि यह आज अचानक से मिलने के लिए क्यों आई है। जब मैंने कहा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है, तब बुआ ने मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दे दी थी और मैं राजेश के साथ जैसे ही उनसे मुलाकात की और सुनीता के दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में सारी मालूमात ली, जो कि अब उसके पास रह गए थे क्योंकि वह बाँझ थी और उसने उन दिनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। राजेश ने उसकी सारी रिकॉर्डिंग मोबाइल में सेव कर ली थी और हम दोनों ने उनकी इजाज़त लेकर उन बच्चों के खून के सैंपल लेकर वहाँ से चल पड़े थे। उसके बाद हम जैसे ही अस्पताल पहुँचे तो वहाँ हम पहले ही सुनीता के पैदा होने वाले बच्चों के खून के सैंपल अस्पताल वालों के इजाज़त से ले लिए थे और उन सबके टेस्ट करवाए। अब इंतज़ार था तो सिर्फ उनकी रिपोर्ट मिलने का था। और दूसरी तरफ मीडिया ने सभी चैनल पर सुनीता और उसकी माँ के साथ हुई जुल्म की धूम मचा रखी थी और यह सब देखकर घर में माँ ने ऊधम मचा रही थी। माँ और पिताजी ने गुस्से में घर के तमाम नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था। और फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारे इलाके के पंडित से हुई। उनसे पूछताछ के बाद जो हकीकत हमारे सामने आई, अब सारा सच खुलकर हमारे सामने आ गया था। रिपोर्ट भी आने वाली थी जिनसे साबित होने वाला था कि वो चारों बच्चे आपस में भाई बहन हैं। पहले भी सुनीता ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, मगर जब हकीकत मीडिया के सामने लाते हुए मैंने खुद अपना बयान दिया और सच्चाई खुद रोते हुए बताई कि मैं इस नौकरानी सुनीता की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह मेरे साथ बचपन से ही रह रही थी, मगर उसकी माँ की बीमारी की वजह से वह बहुत ही परेशान रहती थी और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत रहती थी कि उस बात का फ़ायदा उठाकर सबसे पहले सुनीता के खूबसूरती के पीछे पागल हुए उस आदमी ने सुनीता से ज़्यादती की और फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए ज़बरदस्ती सुनीता से शादी कर ली। और जब उसने एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो बदनामी के डर से इसमें सारा इल्ज़ाम उस लड़की और अपने ही घर के किसी नौकर के सर कर दिया, ताकि मामला रफा दफा हो जाए और उन बच्चों को अस्पताल से गायब करवा कर अपने ही रिश्तेदार को दे दिए थे। और जब वो लड़की फिर से गर्भवती हुई तो उस दौरान वो आदमी शहर से बाहर गया हुआ था और उन सब से बिल्कुल अनजान था
और जब वह वापस आया तो सारा मामला उसकी समझ से बाहर आ चुका था, क्योंकि मीडिया पर खबर फैल चुकी थी और वह आदमी और कोई नहीं, मेरा ही अपना सगा बाप था, जो पहले उस बच्चों के साथ गुनाह करता रहा और फिर उसको छुपाने के लिए शादी की। और जब लड़की ने हिम्मत करके उस अमीर ज़्यादा के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसने अपने ही घर के एक नौकर के साथ उस लड़की को बदनाम कर दिया और बीवी के हाथ धक्के दिलवाकर उस लड़की को घर से निकलवा दिया। मेरे पिताजी तो गुनहगार थे ही, लेकिन उसके साथ मेरी माँ भी बराबर ही इस गुनाह में शामिल थी। वो ये हकीकत बहुत पहले ही जान गई थी, मगर उसने अपने पति के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उस बेचारी पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए थे। मेरे बयान ने मीडिया को हिलाकर रख दिया था कि सगी बेटी ने खुद अपने बाप के खिलाफ बयान देकर सच्चाई से पर्दा हटा दिया और उस नौकरानी सुनीता के साथ हुए जुल्म के खिलाफ गवाही दी। अपनी जान के हाथ धो बैठी थी। उसके बाद पुलिस ने फौरन ही मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी माँ मेरे सामने शर्मिंदगी के वजह से आंखें नहीं मिला सकी थी और आज मुझे उस शख्स को बाप कहते हुए भी शर्म आती है, जो घर में सबके सामने तो सुनीता को बेटियों की तरह बुलाता और प्यार करता था और रात के अंधेरे में भेड़िए के रूप में आ जाता था। मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं राजेश के साथ शादी करके हमेशा के लिए उसके साथ चली गई थी। सुनीता के साथ हुए जुल्म ने उस बेचारे के तो ज़िंदगी खराब ही कर दी थी। वह तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे माता पिता जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को भी तबाह कर लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले अगली अपडेट आपको मिले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।